आप देख रहे हैं टारगेट विचंद्रा यूट्यूब चैनल। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टारगेट विचंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और आज हम फिर पढ़ने वाले हैं उसी राष्ट्रपति की सीरीज को। तो राष्ट्रपति की सीरीज में हम लोग आज बात करेंगे भाग 4 की। उसके पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम आर्टिकल बाय आर्टिकल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने 62 तक पढ़ा दिया है, तो सर अब 63 से स्टार्ट करेंगे। तो एक बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसलिए चूंकि हमारा टाइटल है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को ही हमको पढ़ाना है, इसलिए हमने फिर यहाँ पर डिवाइड किया। आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरे तरीके से डिवाइड किया हुआ है। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुख्य रूप से है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो शायद आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न जो आपके जहन में आते होंगे, और शायद ऐसे बच्चों के जहन में ज़रूर आते होंगे जिनकी तैयारी अच्छी है, जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि प्रश्न दिमाग में पैदा करना, प्रश्न बनाना, ये बहुत बड़ी कला है। जिसने प्रश्न बनाना शुरू कर दिया उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग उत्तर के पीछे भागते हैं, लेकिन जितने सफल स्टूडेंट्स हैं उनसे आप पूछिए, वो उत्तर के पीछे नहीं बल्कि प्रश्न के पीछे भागते हैं कि आखिर ये कैसे है, ये क्यों है। ये प्रश्न जब आपके जहन में पैदा होंगे और फिर उन प्रश्नों को जवाब आप खोजिए, तो पहले प्रश्न बनाइए और उसके बाद उसके उत्तर की तरफ जाइए, तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो जाएंगे। तो इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो शायद आपको नहीं जानकारी होगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो पे बने रहिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कि शायद इस वीडियो के पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपके जहन में पैदा हों, आपके जहन में आए, आपके दिमाग में आए। उन प्रश्नों के आंसर भी मैं लास्ट में दूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा आपको लास्ट तक देखना है, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न हैं और इस प्रश्न को मैं यहाँ पर दिखा भी दूंगा। तो पहला प्रश्न इसमें यह है कि क्या राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किसी एक अनुच्छेद में है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं, ये किसके लिए लागू होता है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मंत्री किस बात की शपथ लेते हैं? भारत के महान्यायवादी का वेतन कौन निर्धारित करता है? क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है और क्या दी है? क्या इसकी जांच किसी न्यायालय में की जा सकती है? लोकसभा का विघटन, डिसोल्यूशन होने पर राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा? और प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या होता है? तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब मैं इस वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो पे बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम आज का टॉपिक हमारा है भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाग 4। तो हम मुख्य रूप से यहाँ पर बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की। तो देखिए, अब इन राष्ट्रपति की शक्तियों को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से 2 भाग कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नंबर 1 और यहाँ पर नंबर 2। तो नंबर 1 में जो शक्तियां हैं उनको हम शांतिकालीन शक्तियां या सामान्य शक्तियां कह सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 में जो है वो आपातकालीन शक्तियां हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। तो अब नंबर 1 में जो शांतिकालीन शक्तियां हैं उनमें से कार्यपालिका शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, फिर विधायी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, राजनयिक शक्तियां हैं और कुछ अन्य शक्तियां हैं। तो इन सभी को हम बहुत ही विधिवत, व्यापक रूप से इसका समग्र अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आपातकालीन शक्तियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे शांतिकालीन शक्तियां या जिसे हम सामान्य शक्तियां कहते हैं। उनमें से पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। तो जैसे कि हम लोग ये मानते हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि राष्ट्रपति जो एक स्टाम्प की तरह है कि जहां चाहो वहां ठोक लो, जिस तरीके से राज्यपाल होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहस का मुद्दा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च, हम जरूर देखते हैं संविधान में ऐसी बात लिखी भी हुई है कि वो सर्वोच्च है, हमारे देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। लेकिन फिर भी वास्तविक अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हमारा राष्ट्रपति बिल्कुल से ही निकम्मा है। कुछ संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे प्रावधान किए गए हैं और ये संविधान विशेषज्ञों की एक खूबी थी। वो भी मानते थे कि हमारे देश की जो असली ताकत है वो प्रधानमंत्री के हाथ में रहेगी, राष्ट्रपति के हाथ में नहीं रहेगी। फिर भी हमारा राष्ट्रपति अमेरिका की तरह ना हो, लेकिन फिर भी अमेरिका की तरह पावरफुल ना हो,
तब भी हमारे देश का राष्ट्रपति का सम्मान बरकरार रहना चाहिए, वो इतना भी ज़्यादा कमज़ोर ना हो। ठीक है, उसकी कुछ पावर्स भी निर्धारित की गई हैं। तो जैसे कि पहली पावर जो है कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो वैसे तो आप देखते हैं कि जितनी समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो वास्तव में जो है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, सारे काम वही करता है, सारी शक्तियाँ उसी के पास हैं। फिर भी संविधान में जो है क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है, अब इन कार्यपालिका शक्तियों को किसी एक अनुच्छेद में नहीं रखा गया है। ठीक है, हम अलग अलग जो अनुच्छेद हैं उनके अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि राष्ट्रपति को कुछ कार्यपालिका शक्तियां भी दी गई हैं। तो जैसे कि हम अनुच्छेद 53 के 1 की बात करेंगे, अब यहाँ अनुच्छेद 53 का 1 है, इसका मतलब 2 भी होगा, 3 भी होगा, हो सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि अनुच्छेद 53 के 2 और 3 की बात करेंगे तो वो किसी दूसरे पावर्स की बात करती है, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको नहीं रखा है। हालांकि जब हम अन्य शक्तियों की बात करेंगे तो वहां पर इनको जरूर लेंगे, कुछ छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चूंकि हमें कार्यपालिका शक्तियां पढ़ना है इसलिए मैंने उन्हीं पॉइंट्स को यहां पर रखा हुआ है। तो ये दिमाग में आपके मत आना आए कि अनुच्छेद 53 के 1 के बाद 53 का 2 भी है, 3 भी है, तो उनको सर ने यहां पर क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित नहीं है, इस वजह से मैंने यहां पर उनको नहीं लिया है। हालांकि अन्य शक्तियों में जब उनका उल्लेख होगा तो मैं उनको वहां पर जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 के 1 में लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में ही बताया था, इसका संविधान के अनुसार प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो देखिए यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका, अब एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिए अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति होता है। क्योंकि हमें जो प्रश्न के जवाब देने होते हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग देने होते हैं। व्यवहारिक तौर पर अगर वो पूछता है तब भले हम प्रधानमंत्री कर दें, लेकिन यहाँ पर जो संविधान में लिखा गया है, जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग साफ साफ लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। हाँ, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो किसके अनुसार करेगा? स्वयं या तो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। इस बात का उल्लेख ये बताता है कि राष्ट्रपति बिल्कुल बेकार नहीं है, उसके पास भी कुछ शक्तियां मौजूद होती हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो अनुच्छेद 77 का 77 का 1, आर्टिकल 77 का 1 जो है वो ये कहता है कि समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अर्थात जितने भी एग्जीक्यूटिव जो वर्क हैं, जितने भी कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं, वो कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, जो भी कार्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति की क्या वहाँ सिग्नेचर होने चाहिए? इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति ही कोई आदेश निकालेगा? इसका मतलब क्या ये है कि राष्ट्रपति के बिना कोई आदेश के कोई कार्यपालिका संबंधी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है? तो दोस्तों इसका मतलब भी बिल्कुल नहीं है। और इसका मतलब समझने के लिए आपको 77 का जो 2 दिया गया है वहां पर जाना होगा, उसको देखना होगा। तो आप इसको देखिए, हालांकि मैंने संवैधानिक जो भाषा है बहुत ही कठिन है उनको नहीं लिया है, मैंने उसको समझ करके अपने शब्दों पर यहाँ लिखा हुआ है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। इसलिए क्योंकि आपको समझना है, आपको शब्दों के फेर में उलझना नहीं है। मैंने उन शब्दों को समझा है और समझ करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे 77 के 2 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के नाम से किए गए आदेशों को इस प्रकार से प्रमाणित किया जाएगा कि जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के आधार पर हो। इस प्रकार के आदेशों पर इस आधार पर प्रश्न नहीं किया जाएगा कि उसको राष्ट्रपति ने नहीं दिया है। अर्थात जो भी आदेश निकाले जाएंगे राष्ट्रपति के नाम से, जो भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, वो ये इस आधार पर उनमें प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि अरे इसको तो खुद राष्ट्रपति ने नहीं आदेशित किया है। ठीक है, क्योंकि ये नियम, ये आदेश इस तरह से बनाए जाएंगे, ऐसे प्रमाणित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के आधार पर हों। अर्थात राष्ट्रपति क्या कर सकता है उसकी पावर्स के मुताबिक ही ये आदेश ऐसे बनाए जाएंगे। और ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति खुद एक आकर के नोटिफिकेशन दे या खुद आकर के बोले या खुद आदेश पारित करे। इस आधार पर कोई भी प्रश्न उठाया नहीं जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिए। ये चीज जो है शायद आपको नहीं पता होगी और बहुत सारे लोग बताते भी नहीं हैं। क्योंकि मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आपके दिमाग में जो क्यों का सवाल आता है उस क्यों का सवाल जहां तक संभव हो वो मिल पाए। ठीक है, हालांकि मेरे इतना ज़्यादा मैं संविधान विशेषज्ञ नहीं हूं कि आपके हर एक क्यों के प्रश्न का सवाल का जवाब मैं दे सकूं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स आते हैं वो डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। एक कोचिंग संस्था का
यही एक प्रमुख उद्देश्य होता है, एक शिक्षक का यही एक प्रमुख कर्तव्य होता है कि वो आपके डाउट्स को क्लियर करे। और इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके दिमाग में अगर इस तरह के कोई भी प्रश्न आ रहे हो तो वो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। इस वीडियो में तो नहीं दे सकता, लेकिन अगले वीडियो में उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मैं उनके जवाब जरूर दूंगा और उन प्रश्नों को मैं यहां पर शामिल भी करूंगा। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। तीसरा पॉइंट इसी के 77 का 3 लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। तो राष्ट्रपति के कार्य का जो आवंटन है उसके नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री तो सर्वोच्च होता है, प्रधानमंत्री के पास ही सब कुछ पावरफुल होती है, फिर राष्ट्रपति के बारे में ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो दोस्तों, व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो क्या होगा कि प्रधानमंत्री जो है वही कार्य आवंटन करता है, लेकिन इसको दिखावे के तौर पर कह सकते हैं या एक संवैधानिक तरीके से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ही उनको देता है। ठीक है, मतलब पीछे से पूरा बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही पावरफुल है। उसने ये कहा कि राष्ट्रपति को सलाह देगा कि फला जो विभाग है वो फला मंत्री को दे दिया जाए। क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, परामर्श के आधार पर काम करता है, और प्रधानमंत्री परामर्श देगा कि फला मंत्री को ये फला विभाग का जो है आवंटन कर दिया जाए। और लेकिन संविधान में जो लिखा गया है अनुच्छेद 77 के 3 में कि राष्ट्रपति मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। ठीक है, तो इस बात का याद रखिएगा। तो नियम जो है वो राष्ट्रपति ही बनाएगा। अगला है अनुच्छेद 74 का 1, इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए 74 का 1 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति को सलाह व परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, यह बात कहां पर लिखी गई है? अनुच्छेद 74 के 1 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर आप याद रखिए। ठीक है, अब बात यह है कि सलाह एवं सहायता जो मंत्रिपरिषद देगी, क्या राष्ट्रपति उनको मानने के लिए बाध्य है? तो पहले ऐसे था, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन किया गया, 44वां अमेंडमेंट किया गया संविधान में, और यहां पर पहले तो राष्ट्रपति बाध्य था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह व परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दोबारा जब फिर देंगे परामर्श या सलाह तो फिर उसको मानने के लिए बाध्य होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हमारे देश के सर्वोच्च जो पद का व्यक्ति है उसका सम्मान बरकरार रहे। इस वजह से ऐसा किया गया, क्योंकि अगर हम बाध्य कर देंगे तो फिर उसकी जो गरिमा है, एक राष्ट्रपति पद की गरिमा है, वो शायद थोड़ा सा कम हो जाती। इस वजह से ये अमेंडमेंट किया गया और इसके आधार पर ये जोड़ा गया कि राष्ट्रपति कम से कम उसके भी मन को तरफ देखो, वो एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है अपने सम्मान को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रावधान है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगली बात जो है अनुच्छेद 75 के 1 की बात करेंगे, जो कि कार्यपालिका शक्ति को दिखाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। देखिए, अब प्रधानमंत्री जो सबसे पावरफुल है वास्तविक रूप में, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर करेगा। जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा, और जो अन्य मंत्री हैं उन मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक, इस बात को आप याद रखिए। अब एक शब्द आपके दिमाग में आ रहा होगा, मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो ये मंत्रिपरिषद क्या होगी? मंत्रिमंडल आपने सुना होगा और एक मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। फिर भी मैं बता देता हूं दोनों में डिफरेंस क्या है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत सभी के सभी मंत्री आते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री। ठीक है, उसके अलावा जो राज्य मंत्री होते हैं, जो उप मंत्री होते हैं, ये तीनों प्रकार के जो मंत्री हैं वो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। और कैबिनेट मंत्री की बात करें तो कैबिनेट मंत्री सबसे पावरफुल है। अगर बड़े की बात की जाए तो मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, और मतलब संख्या के आधार पर देखा जाए तो, और वैसे मंत्रिमंडल छोटा होता है, लेकिन दोनों में पावरफुल सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद नहीं।
क्योंकि जितने भी डिसीजन लेने होते हैं, जितने भी निर्णय लेने होते हैं, जिन पर विचार करना होता है, उन पर विचार मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कैबिनेट जिसको बोलते हैं उसके द्वारा किया जाता है, ना कि मंत्री। क्योंकि मंत्रिपरिषद में वो राज्य मंत्री भी आते हैं, जिनमें से कुछ स्वतंत्र प्रभार वाले भी होते हैं, उपराज्य मंत्री भी आते हैं। तो संख्या तो ज़्यादा है, बट अगर ये बात की जाए कि दोनों में शक्तिशाली कौन ज़्यादा है, तो मंत्रिमंडल। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अनुच्छेद 75 का ही दूसरा जो है, यहां पर लिखा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, अपने पद धारण करेंगे। तो मंत्री जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा कि प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका अर्थ क्या है। दोस्तों, ये जो प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, ये ब्रिटिश मूल का एक शब्द है, और यहां इसका मतलब यही है कि राष्ट्रपति की खुशी, वो जब चाहे तो आपको हटा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति को किसी के पद को पदच्युत, किसी को हटाने की पावर भी यहां पर दी गई है। हाँ, लेकिन इस बात को आप याद रखिए कि बिना प्रधानमंत्री की सलाह के, परामर्श के राष्ट्रपति किसी को नहीं हटाएगा, लेकिन वो हटा सकता है। ऐसी व्यवस्था जो है, ऐसा प्रावधान जो संविधान में किया गया है, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा करेगा। तो प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसको क्यों रखा गया? क्योंकि आप जानते हैं कि जो मंत्री हैं, मंत्री को जो है जनता ने चुना है। जनता को चुनने के बाद उनके विभागों का बंटवारा जो है प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति करता है। अगर कभी कोई मंत्री ऐसा हो जिसको बदलना चाहे प्रधानमंत्री, तो ऐसी स्थिति में आसानी से उसके विभाग को, उसके पद को वो बदल सकता है, उसको हटा सकता है। तो कम से कम अगर कभी ऐसा मंत्री कुछ गलत करता है, तो प्रधानमंत्री के पास, ये लोग जो मंत्रिमंडल है उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि अपने मंत्री को हटा करके दूसरे को बना ले। ठीक है, क्योंकि अगर वो 5 वर्ष के लिए पूरी तरीके से बन जाएगा, ठीक है, अगर संवैधानिक तरीके से ऐसी पावर दे दी जाएगी, तो हो सकता है कि वो लोकसभा का बगावत कर दे, मंत्रिमंडल का बगावत भी कर दे, और ऐसी स्थिति में लोकसभा का विघटन बहुत ही आसानी से हो जाएगा और देश की जो शासन व्यवस्था है वो सही से नहीं चल पाएगी। इसलिए इनको बाध्य किया गया है। और बाध्य कैसे किया गया है कि ये सभी जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि ज़्यादा समय तक भी बने रह सकते हैं। उनको, वो चाहे तो अगर कभी काम जरूरत पड़े, आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति उनको ज़्यादा समय तक भी बना रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, जिन चीज़ों का प्रावधान किया गया है, वो सकारात्मक रूप से किया गया है कि देश की शासन व्यवस्था में अगर कभी ऐसा संकट उत्पन्न हो जाए कि चुनाव ना हो पाए या कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए, तो कम से कम उनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष, उससे अधिक समय तक जो है राष्ट्रपति उनको बनाए रखे, या अगर ऐसी कभी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उनको पहले हटा भी सके। इस वजह से यहाँ पर इस शब्द को शामिल किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है कि जिस तरीके की व्यवस्था ब्रिटेन में है, ये जो प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट की, जहां पर मनमानी कर सकता है राष्ट्रपति, तो यहां मनमानी जैसी व्यवस्था नहीं है। जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी जैसे IAS ऑफिसर होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी IAS ऑफिसर को जब चाहे तब हटा दें। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं। अर्थात प्रसाद पर्यंत जो अर्थ है, प्रसाद पर्यंत की जो प्रक्रिया है, वो भारत में पूरी तरह से लागू नहीं होती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसलों में सुनाई हुई है, तो इस बात को भी याद रखिए। इसके साथ साथ सवाल ये आएगा कि क्या मंत्री ही सिर्फ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं? तो नहीं, ऐसे कुछ और पद हैं जैसे कि राज्यपाल और महान्यायवादी, ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। ठीक है, इनकी खुशी के अनुसार राष्ट्रपति जब चाहे तो उनको हटा सकता है, जब चाहे तो इनके समय को भी बढ़ा सकता है। ठीक है, अगला आप देखिए यहाँ पर दूसरे के बाद मैं सीधा चौथे पॉइंट पे आऊंगा कि राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अब यहाँ पर तीसरे पॉइंट को मैंने अनुच्छेद 75 के इसलिए नहीं लिया है क्योंकि तीसरा पॉइंट जो है वो कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये किसी दूसरी शक्तियों से संबंधित है। जब उनकी मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आर्टिकल 75 का जो 3 वाला पॉइंट है मैं उसकी बात जरूर करूंगा। लेकिन हम सीधा आते हैं 4 पे लिखा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो सवाल ये पूछा जाता है कि मंत्री किस बात की शपथ लेते हैं? क्या वो अपने विभागों की शपथ लेते हैं? ठीक है ना, वो अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अर्थात कोई भी ऐसी बात जो देश की व्यवस्था को गड़बड़ कर सकती है, चरमरा सकती है, ऐसी कोई भी जानकारी, सीक्रेट जानकारी वो कहीं नहीं देंगे और अपने पद की शपथ लेंगे। अपने पद की शपथ का मतलब है कि वो अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे तरीके से संविधान में लिखी हुई बातों के अनुसार करेंगे, निष्ठापूर्वक करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इन्हीं कार्यपालिका शक्तियों के दायरे में, तो अनुच्छेद 78 भी आता है जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति को
संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। हालांकि ये शब्दावली संविधान में नहीं लिखी गई है। संविधान में अनुच्छेद 78 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा, ये उसका कर्तव्य होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना दे, ये उसका कर्तव्य होगा। लेकिन अब ये सूचना अपने आप तो नहीं दे देगा ना, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री अपने आप सूचना नहीं देगा। जितने भी संघ संबंधित जो कार्य हैं, वो अगर उनकी सूचना अगर राष्ट्रपति मांगता है, तब प्रधानमंत्री वो सूचना देने के लिए बाध्य होगा। ये बात जो है अनुच्छेद 78 में लिखी गई है। और इस बात को मैंने लिख भी दिया है कि प्रधानमंत्री द्वारा सूचना देना उसका कर्तव्य है। अगर राष्ट्रपति मांगे तो, बिना मांगे वो देते नहीं घूमेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना मांगे वो मांग नहीं रहा है, आप देने उसके लिए पास दौड़े चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति मांगता है, उस स्थिति में यहाँ पर जो सूचना है वो देनी होगी। इसके साथ साथ कार्यपालिका शक्तियों में अगर और बात करें तो अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। अब बात यह है कि क्या ऐसी किसी आर्टिकल में ऐसा उल्लेख है, तो ये जितने भी यहाँ पदाधिकारी दिए गए हैं उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वहाँ पर ये बात को लिखा गया है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनके सदस्य जो हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी तरह पिछड़ा वर्ग आयोग, वित्त आयोग और महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, राजभाषा आयोग आदि के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये समस्त बातें ये दिखाती हैं कि राष्ट्रपति के पास भी कुछ कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो बिल्कुल निकम्मा नहीं है, बिल्कुल बेकार नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कार्यपालिका शक्तियों से, एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब वो जो सवाल हैं, जिन प्रश्नों की मैं बात कर रहा था, उन प्रश्नों के जवाब जो है मैं बारी बारी से देता हूं। पहला प्रश्न है कि क्या राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किसी एक अनुच्छेद में है? तो याद रखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किसी एक अनुच्छेद में नहीं है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपको आंसर पता चल गया होगा। यहां पर हमने कार्यपालिका शक्तियां कहां पर किन किन अनुच्छेदों में दी गई हैं, उन अनुच्छेदों को यहां पर मैंने रखा है। अर्थात किसी एक अनुच्छेद में ऐसा नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियां ये होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं। यह बात किस पर लागू होती है? ये दोस्तों राष्ट्रपति पर लागू होती है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? यहां पर आपने देखा कि मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को भी शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंत्री किस बात की शपथ लेते हैं? मंत्री किस बात की शपथ लेते हैं? विभाग की शपथ लेते हैं या अपने पद की शपथ लेते हैं? तो दोस्तों याद रखिए, मंत्री किसी विभाग की शपथ नहीं लेते हैं कि वो रेलवे मंत्री हैं तो रेलवे विभाग की शपथ लेंगे, नहीं, वो अपने पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, वो अपने पद की शपथ लेते हैं, किसी विभाग की शपथ नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी का वेतन कौन निर्धारित करता है? इसमें विकल्प मैं आपको दे रहा हूं। विकल्प एक है संसद, विकल्प बी है प्रधानमंत्री, विकल्प सी है राष्ट्रपति और विकल्प डी है कैबिनेट सचिव। आप इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ज्यादातर लोग जो है संसद कर सकते हैं, गलती यहां पर हो सकती है, लेकिन इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। अर्थात जितने भी प्रसाद पर्यंत वाले पद हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाले पद हैं, उन सभी के वेतन को अभी निर्धारित करने का काम राष्ट्रपति का है। क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति जैसा चाहेगा, जितना निर्धारित करेगा उसके अकॉर्डिंग ही उनका वेतन होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का यहां पर आंसर हो सकता है संसद हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और दी तो क्या दी? जैसे कि आप यहां पर देखते हैं कि अनुच्छेद 74 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो भाई अब वो मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी और कोई सलाह दी है या नहीं दी है, इसकी जांच कौन करेगा? और दी है तो क्या दी है? क्या इसकी जांच किसी न्यायालय में की जाएगी? अगर की जाएगी तो किस न्यायालय में की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी या हाई कोर्ट में की जाएगी? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा कि किसी भी न्यायालय में इस बात की जांच नहीं की जाएगी। और इस बात का जो उल्लेख है दोस्तों, इस बात का उल्लेख एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परामर्श की न्यायिक जांच
जो ये परामर्श है, अर्थात जो परामर्श और सहायता मंत्री परिषद राष्ट्रपति को देगी, जो मंत्री देंगे, वो जांच से, न्यायिक जांच से परे है, परंतु उन आधारों को जांचा जा सकता है जिन पर परामर्श आधारित है। तो क्या परामर्श दिया गया, इसकी न्यायिक जांच नहीं की जा सकती है, लेकिन ये परामर्श क्यों दिया गया, इसका आधार क्या, इसका रीजन क्या है, उस बात की जांच जो है वो की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कब कहा, ये एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 में इस बात को कहा था। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का विघटन, डिसोल्यूशन हो जाने पर राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा कंफ्यूजिंग विषय है ये कि लोकसभा का विघटन हो जाए तब राष्ट्रपति किससे परामर्श लेकर के कार्य करेगा। भाई अगर आप देखिए, अगर मान लो लोकसभा विघटित हो गई तो परामर्श किससे लेगा। बिना परामर्श के तो पूरे देश की जो शासन संचालन व्यवस्था है वो तो गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति जो है बिना सलाह परामर्श के काम करेगा नहीं। और लोकसभा का विघटन हो गया है, ऐसी स्थिति में या तो फिर राष्ट्रपति स्वविवेक से काम करे, और स्वविवेक से काम करने का मतलब है कि यहां पर वो मनमानी कर सकता है। और यहां पर जिस तरह यहां पर राष्ट्रपति का स्वरूप कैसा हो जाएगा, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का होता है कि मोस्ट पावरफुल वही हो जाएगा। पर हमारे देश के संविधान विशेषज्ञों ने तो ऐसा नहीं लिखा है कि वास्तविक प्रधान शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति के पास हों। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है, ना कि राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति इतना भी ज्यादा तानाशाह ना हो जाए, इसलिए इस बात का, जो लोकसभा का विघटन हो जाता है तब भी क्या होगा, तो UN राव बनाम इंदिरा गांधी वाद 1971 में। और यह वाद तब का है जब इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीता था और कांग्रेस बहुत अच्छे से चुनाव जीती थी, लेकिन राजनारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण, जो कि उन्होंने उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा था, उनको ये लगा था कि मैं पूरी तरीके से जीत जाऊंगा, यहां तक कि वो मिठाइयां भी बांटना शुरू कर दिए थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनको लगा कि अरे मैं कैसे हार गया। तो उन्होंने अदालत का सहारा लिया, और सुप्रीम कोर्ट के जो उस समय न्यायाधीश थे उन्होंने माना भी। कुल मिलाकर के 7 ऐसे मैटर थे जिन पर रिट दाखिल की गई थी। उनमें 7 में से 5 पे तो इंदिरा गांधी को समर्थन मिल गया, उनको छूट मिल गई। लेकिन 2 ऐसे मामले थे जिन पे उस समय के जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जो थी उस समय बनी थी इंदिरा गांधी, उनके विरुद्ध काम किया था। और ये कहा था कि आप कभी भी दोबारा कुछ समय तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी और प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे, हालांकि लोकसभा की सदस्य आप जरूर रहेंगी। इस तरीके का फैसला दिया था। हालांकि उस मैटर पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जहां पर जो मुद्दा आया है कि अगर लोकसभा का विघटन हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने UN राव बनाम इंदिरा गांधी वाद में कहा था कि लोकसभा के विघटन के बाद भी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होगी। चूंकि दोस्तों याद रखिए, अनुच्छेद 74 में यह भी लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से, अनुच्छेद 75 में है, सॉरी, यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर किसी एक मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, किसी एक मंत्री ने गलत किया, तो पूरा मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो सकता है। लेकिन एक चीज और याद रखिए, प्रसाद पर्यंत का मतलब यह भी है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो लोकसभा के विघटन हो जाने के बाद भी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती है, क्योंकि अगर मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मंत्रिपरिषद बिना राष्ट्रपति के कहे समाप्त ही नहीं होगी। पहले राष्ट्रपति कहेगा, राष्ट्रपति ही भंग करेगा, तभी समाप्त होगी। ठीक है, तो इसलिए पहले मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी, पहले जो है ये नहीं होगा, बल्कि पहले राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति का कुछ करेगा, तभी जाकर के भंग होगी। और एक चीज और लिखी गई है संविधान में, ये कहा गया है कि अनुच्छेद जो 74 है वो मैंडेटरी है, अर्थात मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती है, इसलिए बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श के राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। अर्थात अनुच्छेद 74 में जो बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के काम नहीं करेगा, तो लोकसभा का विघटन भले हो जाए लेकिन मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर राष्ट्रपति कैसे काम करेगा। तो ये बात जो है UN राव बनाम इंदिरा गांधी वाद 1971 में कही गई थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्वेश्चन थे। अभी कुछ और क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर और कोई क्वेश्चन बचा नहीं। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, अभी भी अगर आपके कोई प्रश्न, आपके दिमाग में डाउट चल रहा हो, तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें, आपको उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।